दो स्पेसक्राफ्ट एक ही साल में बनाए गए, एक ही मिशन का हिस्सा, एक जैसी डिजाइन, एक जैसा गोल्डन रिकॉर्ड अपने साथ लेकर चले। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा था जो सोलर सिस्टम के सबसे दूर, सबसे ठंडे और सबसे कम समझे जाने वाले दो प्लैनेट्स तक पहुंचा। वॉयेजर एक दुनिया भर में ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जो इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ। लेकिन अगर हम सिर्फ अचीवमेंट्स की बात करें तो वॉयेजर 2 ने वो कुछ कर दिखाया जो वॉयेजर 8 कभी नहीं कर सका और ना ही कभी कर सकेगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वॉयेजर 2 ने असल में क्या किया जो इतना खास था, ये कैसे मुमकिन हुआ और क्यों ये अचीवमेंट आने वाले सदियों तक शायद किसी और स्पेसक्राफ्ट से रिपीट ना हो सके। अगर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन और रियल साइंस अचीवमेंट्स पसंद हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वॉयेजर 2 को नासा ने 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया था, जबकि उसका ट्विन वॉयेजर 1 इससे 16 दिन बाद 5 सितंबर 1957 को लॉन्च हुआ। अजीब बात यह है कि जो पहले लॉन्च हुआ वो वॉयेजर 2 कहलाया और जो बाद में लॉन्च हुआ वो वॉयेजर 1। इस नाम की वजह उनका ट्रेजेक्टरी था। वॉयेजर 1 का रास्ता फास्टर था, इसलिए वो अपने डेस्टिनेशंस यानी जुपिटर और सैटर्न तक वॉयेजर 2 से पहले पहुंचा और इसी वजह से यूज ह्यूंट का नंबर दिया गया। लेकिन यही स्पीड डिफरेंस ही वो चीज़ थी जिसने दोनों स्पेसक्राफ्ट की तकदीर हमेशा के लिए अलग कर दी। दोनों स्पेसक्राफ्ट एक ही तरह के डिज़ाइन पर बने थे। दोनों के पास सेम इंस्ट्रूमेंट्स, सेम कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एक जैसा गोल्ड प्लेटेड गोल्डन रिकॉर्ड था जिसमें अर्थ की साउंड्स, इमेजेस और म्यूजिक रिकॉर्ड की गई थी, किसी भी दूसरी सिविलाइजेशन के लिए एक मैसेज की तरह। लेकिन दोनों का मिशन प्रोफाइल शुरू से ही थोड़ा डिफरेंट सोचा गया था। ओरिजिनल प्लान ये था कि दोनों स्पेसक्राफ्ट जुपिटर और सैटर्न का क्लोजअप स्टडी करें, लेकिन नासा के इंजीनियर्स को पता था कि एक बहुत खास मौका भी मौजूद है, एक ऐसा मौका जो बहुत रेयरली आता है। 1960s के आखिर में नासा के एक यंग इंजीनियर गैरी फ्लंड्रो ने कैलकुलेट किया था कि 1970s के आखिर में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सोलर सिस्टम के चारण गैस जायंट प्लैनेट्स इस तरह अलाइन होंगे कि एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट अगर सही वक्त पर लॉन्च किया जाए तो ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करते हुए 4 प्लैनेट्स तक सफ़र कर सकता है। इस तरह का अलाइनमेंट हर 176 साल में सिर्फ एक बार होता है। इसका मतलब ये था कि अगर नासा ने इस विंडो को मिस कर दिया तो अगला मौका 22वीं सदी में आता, यानी अभी जिंदा कोई भी इंसान उस देख नहीं पाएगा। बजट की वजह से नासा को पूरा ग्रैंड टूर मिशन अप्रूव नहीं मिला, सिर्फ जुपिटर और सैटर्न तक जाने वाला मिशन अप्रूव हुआ जिसे वॉयेजर नाम दिया गया। लेकिन इंजीनियर्स ने स्मार्टली वॉयेजर 2 का ट्रेजेक्टरी इस तरह डिज़ाइन किया कि अगर मिशन सक्सेसफुल रहा और अगर स्पेसक्राफ्ट टेक्निकली ठीक काम करता रहा तो यूज़ एक्सटेंड किया जा सके यूरेनस और फिर नेपच्यून तक। ये डिसीजन उस वक्त इतना रिस्की था कि बहुत लोग इसकी हिम्मत नहीं कर रहे थे। 1970s की टेक्नोलॉजी पर बने स्पेसक्राफ्ट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो 12 साल तक कंटिन्यूअसली काम करे, कभी रिपेयर ना हो और फिर भी नेपट्यून जैसे इतने दूर प्लैनेट तक पहुंचकर यूजफुल डेटा दे, ये खुद एक बहुत बड़ा गैम्बल था। लेकिन नासा के इंजीनियर्स ने इस डिज़ाइन को इतनी केयरफुली बनाया, रिडंडेंट सिस्टम्स के साथ, कि अगर एक पार्ट खराब हो जाए तो बैकअप सिस्टम ऑटोमेटिकली काम संभाल ले। यही फिलॉसफी आज तक इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को जिंदा रखे हुए है। वॉयेजर 1 के साथ ऐसा नहीं हो सका। जब वॉयेजर 1 सैटर्न के पास पहुंचा तो नासा ने डिसाइड किया कि वो सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन का क्लोजअप स्टडी करे, क्योंकि टाइटन की डेंस एटमॉस्फेयर साइंटिस्ट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी। लेकिन टाइटन के करीब से गुजरने के लिए जो ट्रेजेक्टरी चाहिए थी वो वॉयेजर 1 को सोलर सिस्टम के प्लेन से बाहर ऊपर की तरफ मोड़ देता, जिसे वो कभी भी किसी और प्लैनेट के पास से नहीं गुजर सकता था। ये एक परमानेंट डिसीजन था। टाइटन की स्टडी इतनी वैल्यूएबल थी कि नासा ने इस ट्रेड ऑफ को एक्सेप्ट किया, लेकिन इसी डिसीजन ने वॉयेजर 1 को हमेशा के लिए सिर्फ 2 प्लैनेट्स तक महदूद कर दिया।
वॉयेजर 2 के साथ टाइटन जैसा कोई ट्रेड ऑफ नहीं करना पड़ा, इसलिए उसका रास्ता खुला रहा। सैटर्न के पास से गुजरने के बाद वॉयेजर 2 अपने अगले डेस्टिनेशन उरानस की तरफ रवाना हो गया, और यहीं से वो काम शुरू होता है जो सिर्फ वॉयेजर 2 ही कर सका। इससे पहले कि हम उरानस और नेपट्यून की तरफ बढ़ें, ये समझना ज़रूरी है कि वॉयेजर 2 ने जुपिटर और सैटर्न के पास से गुजारते हुए भी अपना खास कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे वॉयेजर 1 वहां पहले पहुंचा हो। जब वॉयेजर 2 जुपिटर के पास से 1994 में गुजरा तो वॉयेजर 1 वहां से जा चुका था। इसलिए वॉयेजर 2 के इंस्ट्रूमेंट्स ने जुपिटर के सिस्टम में होने वाले चेंजेस को ट्रैक किया, जैसे ग्रेट रेड स्पॉट की शेप में फर्क और आयो के वोल्केनोज की एक्टिविटी में तब्दीली। ये पहली बार था जब साइंटिस्ट्स 2 अलग टाइम पॉइंट्स पर एक ही प्लैनेटरी सिस्टम को क्लोज से कंपेयर कर सके, जिससे उन्हें पता चला कि जुपिटर का सिस्टम कितना डायनामिक और तेजी से बदलने वाला है। सैटर्न के पास भी वॉयेजर 2 ने वॉयेजर 1 से डिफरेंट एंगल और डिफरेंट ट्रेजेक्टरी से फ्लाई बाय की, जिससे सैटर्न के रिंग्स और एटमॉस्फेयर के ऐसे हिस्से स्टडी हो पे जो वॉयेजर 1 की फ्लाई बाय में कवर नहीं हुए थे। वॉयेजर 2 ने सैटर्न के एटमॉस्फेयर में विंड स्पीड्स भी मेजर किए, और पता चला कि सैटर्न के इक्वेटर के करीब हवा की स्पीड 168 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है, जो सोलर सिस्टम के सबसे तेज हवाओं में से एक है। इस तरह जुपिटर और सैटर्न के पास भी वॉयेजर 2 ने सिर्फ वही काम दोबारा नहीं किया जो वॉयेजर 1 ने किया था, बल्कि नया एडिशनल डेटा दिया जो वॉयेजर 1 अकेला नहीं दे सकता था। उरानस खुद एक बहुत अजीब प्लैनेट है। दूसरे प्लैनेट्स जो अपने ऑर्बिट में सीधे घूमते हैं, उनके मुकाबले यूरेनस तकरीबन 98 डिग्री तक टिल्टेड है, मतलब वो लगभग लेते हुए अपनी ऑर्बिट में घूमता है, जैसे कोई बॉल अपनी साइड पर लुढ़क रही हो। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि कभी बहुत पुराने वक्त में किसी बड़े ऑब्जेक्ट ने उरानस से टकराकर उस इस तरह टिल्ट कर दिया था। इस एक्सट्रीम टिल्ट की वजह से उरानस के सीजन्स भी बहुत अजीब होते हैं। उसके एक पोल पर लगातार 42 साल तक sun की रोशनी पड़ती है, और फिर अगले 42 साल तक वहां मुकम्मल अंधेरा रहता है। एक और ख़ास बात, जब वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ, उस वक्त उसका प्लाज्मा साइंस इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा था, जबकि वॉयेजर 1 का प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट बहुत पहले 2007 में ही डिग्रेडेड परफॉर्मेंस की वजह से बैंड हो चुका था। इसी वजह से जब दोनों स्पेसक्राफ्ट ने हीलियोपोस क्रॉस किया, सिर्फ वॉयेजर 2 ही डायरेक्टली प्लाज्मा डेंसिटी मेजर कर सका उस एग्जैक्ट मोमेंट पर जब वो सोलर सिस्टम से बाहर निकला। ये एक ऐसा डेटा था जो वॉयेजर 8 का भी दे ही नहीं सका, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट पहले ही बैंड हो चुका था। यही एक और एग्जाम्पल है जहां वॉयेजर 2 ने कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जो वॉयेजर क्यू कभी नहीं कर सका। अब बात करते हैं इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की करंट सिचुएशन की। दोनों अभी भी एक्टिव हैं और अर्थ को डेटा भेज रहे हैं, लेकिन दोनों का पावर सोर्स, जो एक रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर है, प्लूटोनियम के रेडियो एक्टिव डिके से चलता है, हर साल तकरीबन 4 वॉट्स कम होता जा रहा है। इसी वजह से नासा को धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स बैंड करने पड़ रहे हैं। वॉयेजर 1 का कॉस्मिक रे सब सिस्टम फरवरी 2024 में बैंड कर दिया गया, जबकि वॉयेजर 2 का लो एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट मार्च 2005 में बैंड हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉयेजर 2 का प्लाज्मा साइंस इंस्ट्रूमेंट भी सितंबर 2024 में बैंड हो चुका है, ताकि पावर बचाया जा सके, जबकि वॉयेजर 1 का वही इंस्ट्रूमेंट तो बहुत पहले 2007 में ही परमानेंटली खराब हो गया था, डिग्रेडेड परफॉर्मेंस की वजह से। अभी दोनों स्पेसक्राफ्ट के पास मैग्नेटोमीटर और प्लाज्मा वेव सबसिस्टम जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिव हैं। नासा के इंजीनियर्स का प्लान है कि वॉयेजर 2 का कॉस्मिक रे सबसिस्टम 2026 में बैंड किया जाएगा। इस तरह धीरे धीरे दोनों स्पेसक्राफ्ट को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, ताकि उनकी जिंदगी जितनी लंबी हो सके उतनी हो। नासा ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों स्पेसक्राफ्ट 2030 तक कम से कम एक साइंस इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑपरेट करते रह सकते हैं।
जितना वॉयेजर 1 अपनी पहली स्पेसक्राफ्ट जो इंटरस्टेलर स्पेस में गया वाली अचीवमेंट के लिए जाना जाता है, उतना ही बल्कि कई लोगों के नज़दीक उसे भी ज़्यादा वॉयेजर 2 की अचीवमेंट इंजीनियरिंग और एक्सप्लोरेशन के लिहाज से इम्प्रेसिव है। एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट ने 4 अलग प्लैनेट्स, उनके डोजन्स मून्स, उनके रिंग सिस्टम्स और उनके मैग्नेटिक फील्ड्स को क्लोज से स्टडी किया, वो भी 1957 की टेक्नोलॉजी के साथ, बिना किसी अपग्रेड के, बिना किसी रिपेयर के, सिर्फ अर्थ से भेजी गई कमांड्स के थ्रू कंट्रोल होते हुए। ज़रा सोचिए यूज चैलेंज के बारे में जो वॉयेजर 2 के इंजीनियर्स को फेस करना पड़ा था जब स्पेसक्राफ्ट नेपट्यून की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती गई, सिग्नल वीकर होता गया और अवेलेबल डेटा ट्रांसमिशन रेट भी कम होती गई। नेपट्यून तक पहुंचते पहुंचते इंजीनियर्स को अपने पूरे डीप स्पेस नेटवर्क को अपग्रेड करना पड़ा। नए बारी एंटेनास बनाए, पुरानी एंटेनस को बड़ा किया और सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव किया, सिर्फ ताकि वॉयेजर 2 का कमज़ोर सिग्नल अर्थ तक सही तरह पहुंच सके। ये सब काम इस बात का सबूत है कि वॉयेजर 2 की हर अचीवमेंट के पीछे अर्थ पर भी उतनी ही मेहनत हो रही थी जितनी खुद स्पेसक्राफ्ट डोर स्पेस में कर रहा था। वॉयेजर 2 के साथ भी बिल्कुल वॉयेजर 8 की तरह एक गोल्डन रिकॉर्ड अटैच है, एक गोल्ड प्लेटेड डिस्क जिसमें अर्थ की साउंड्स, इमेजेस और म्यूजिक रिकॉर्ड की गई है, ताकि अगर कभी कोई दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इस स्पेसक्राफ्ट को ढूंढ ले तो उन्हें अर्थ के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन वॉयेजर 2 के केस में एक खास बात यह है कि ये रिकॉर्ड अब तक जितनी दूर जा चुका है उतनी दूर कोई भी दूसरा ह्यूमन मेड मैसेज कभी नहीं गया। और वॉयेजर 2 का रूट वॉयेजर विंड से डिफरेंट होने की वजह से ये रिकॉर्ड ह्यूमैनिटी की तरफ से 2 अलग डायरेक्शंस में भेजा गया पैगाम बन गया है, ना कि सिर्फ एक। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि वॉयेजर 2 अभी इस वक्त अर्थ से तकरीबन 12.8 बिलियन माइल्स या 21 बिलियन किलोमीटर्स दूर है, जो वॉयेजर 8 की 15 बिलियन माइल की डिस्टेंस से कम है, क्योंकि वॉयेजर 1 का रूट थोड़ा फास्टर था और वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इसके बावजूद दोनों स्पेसक्राफ्ट इस वक्त सोलर सिस्टम के सबसे दूर इंसान बनाए ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का फासला इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल इंसानी ज़हन के लिए समझना मुश्किल है। एक और चीज़ जो वॉयेजर 2 को खास बनाती है वो है उसका बैकअप पावर ट्रिक। कुछ साल पहले जब नासा वॉयेजर 2 का एक इंस्ट्रूमेंट बैंड करने वाला था ताकि पावर बचाया जा सके, तो इंजीनियर्स ने एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के एक सेफ्टी मैकेनिज्म में रिजर्व्ड बैकअप पावर का इस्तेमाल किया, जो नॉर्मली वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए रखा गया था। इस ट्रिक से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट शटडाउन को कई साल आगे तक पोस्टपोन कर दिया। ये इस बात का एक और एग्जाम्पल है कि कैसे नासा के इंजीनियर्स पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ भी क्रिएटिव तरीके ढूंढकर इन स्पेसक्राफ्ट की जिंदगी बढ़ा रहे हैं। ये सवाल भी जहन में आता है कि आखिर वॉयेजर 2 का ये अचीवमेंट, चारोन गैस जायंट्स का विजिट, दोबारा कभी रिपीट हो सकता है या नहीं? जवाब है थियोरेटिकली हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल। वो खास प्लानिटरी अलाइनमेंट जिसने वॉयेजर 2 के ग्रैंड टूर को मुमकिन बनाया, वो दोबारा 22वीं सदी में ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्पेसक्राफ्ट यूरेनस या नेपट्यून तक दोबारा नहीं जा सकता। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज फ्यूचर मिशंस पर डिस्कशन कर रही हैं, जैसे एक डेडिकेटेड यूरेनस ऑर्बिटर एंड प्रोब मिशन जो 2030s में लॉन्च हो सकता है। लेकिन वो मिशन भी सिर्फ एक प्लैनेट तक जाएगा, चर प्लैनेट्स तक नहीं, क्योंकि वो रेरे ग्रेविटेशनल अलाइनमेंट अब अवेलेबल नहीं है। ऐसा प्रपोज्ड मिशन भी अगर अप्रूव हो जाए तो यूरेनस तक पहुंचने में खुद कई साल लगाएगा, क्योंकि बिना उस खास ग्रैंड टूर अलाइनमेंट के स्पेसक्राफ्ट को लंबा और घुमावदार रास्ता लेना पड़ता है, जिसमें एक्स्ट्रा फ्यूल और एक्स्ट्रा वक्त लगता है। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के पास से गुजारते हुए कई नए डिस्कवरीज किन। उस वक्त तक सिर्फ 5 मून्स यूरेनस के मालूम थे, लेकिन वॉयेजर 2 ने 10 नए मून्स डिस्कवर किए, जिनमें से मिरांडा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकला। मिरांडा की सरफेस इतनी अजीब और पैच वर्क जैसी है कि साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हैं
कि वहाँ असल में क्या हुआ होगा। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि मिरांडा कभी टूट कर दोबारा जुड़ गया था, जिससे उसकी सरफेस पर इतने डिफरेंट और मिसमैच्ड जियोलॉजिकल फीचर्स बन गए। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के अराउंड 11 नए छोटे रिंग्स भी डिस्कवर किए। इससे पहले सिर्फ 9 रिंग्स का पता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वॉयेजर 2 ने यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर किया, और वो भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड निकला। ज़्यादातर प्लैनेट्स का मैग्नेटिक फील्ड उनके रोटेशन एक्सिस के करीब करीब अलाइंड होता है, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के करीब है। लेकिन यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड उसके रोटेशन एक्सिस से तकरीबन 110 डिग्री तक टिल्टेड निकला, और उसका सेंटर भी प्लैनेट के एक्चुअल सेंटर से हटकर था। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद की कि कुछ प्लैनेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला मैकेनिज्म हमारी सोचा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। शायद यूरेनस के अंदर कोई सॉलिड डायनेमो नहीं, बल्कि एक स्लशी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव लेयर ये फील्ड बनाती है। यूरेनस के मून्स के नाम भी बाकी सोलर सिस्टम से अलग हैं। जहां दूसरे प्लैनेट्स के मून्स ज़्यादातर ग्रीक या रोमन मिथोलॉजी से नाम लेते हैं, वहीं यूरेनस के मून्स के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के लिटरेरी कैरेक्टर्स से लिए गए हैं, जैसे मिरांडा, टिटानिया, ओबेरॉन, आरियल और अम्ब्रियल। वॉयेजर 2 ने इन सब मून्स की पहली क्लोजअप तस्वीरें ली, जिससे पहली बार पता चला कि ये छोटे ठंडे वर्ल्ड्स भी अपनी अलग अलग जियोलॉजिकल हिस्ट्री रखते हैं। कुछ की सरफेस पुरानी और क्रेटर फिल्ड है, जबकि कुछ की सरफेस जैसे एरियल की ज़्यादा जवान और स्मूथ दिखती है, जो इस बात का इशारा है कि वहाँ किसी न किसी वक्त जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई थी। यूरेनस के बाद वॉयेजर 2 का अगला और आखिरी प्लैनेटरी टारगेट था नेपच्यून। 25 अगस्त 1999 को वॉयेजर 2 नेपच्यून के सबसे करीब पहुंचा, और यह दिन खुद मिशन के लिए भी और पूरी इंसानियत के लिए भी एक हिस्टोरिक मोमेंट था। नेपच्यून अर्थ से इतना दूर है कि वॉयेजर 2 का सिग्नल नेपच्यून से अर्थ तक पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगता था। इससे पहले कभी किसी स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून के इतने करीब से उसका स्टडी नहीं किया था, और आज तक वॉयेजर 2 ही वाहिद स्पेसक्राफ्ट है जिसने ऐसा किया है। नेपच्यून पर वॉयेजर 2 ने एक बड़ा डार्क स्टॉर्म डिस्कवर किया, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट का नाम दिया गया। जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा ही एक बड़ा एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म सिस्टम, लेकिन नेपच्यून पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ साल बाद नेपच्यून को दोबारा ऑब्जर्व किया, तो वो ग्रेट डार्क स्पॉट वहां नहीं था। इससे पता चला कि नेपच्यून की एटमॉस्फेयर में स्टॉर्म्स काफ़ी तेज़ी से बनते और मिट जाते हैं, जो खुद एक नया सवाल खड़ा करता है कि इतनी दूर, इतनी ठंडी जगह पर इतनी तेज़ी से एटमॉस्फेरिक चेंजेस कैसे हो सकते हैं। नेपट्यून की एटमॉस्फेयर में वॉयेजर 100 ने सोलर सिस्टम की सबसे तेज़ हवाएं भी रिकॉर्ड कीं। कुछ जगह पर विंड स्पीड्स 200 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुंच रही थीं। ये खुद एक अजीब बात है, क्योंकि नेपट्यून सन से इतना दूर है कि उसे मिलने वाली हीट एनर्जी अर्थ के मुकाबले बहुत कम है। फिर भी उसकी एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा एनर्जी और इतनी तेज़ हवाएं कहाँ से आ रही हैं? ये सवाल आज तक साइंटिस्ट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री बना हुआ है। नेपट्यून के सबसे बड़े मून ट्राइटन का स्टडी भी वॉयेजर 2 के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। ट्राइटन एक अनयूजुअल मून है, क्योंकि ये अपने प्लैनेट के रोटेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ट्राइटन ओरिजिनली नेपट्यून का अपना मून नहीं था, बल्कि वो कीपर बेल्ट से आया हुआ एक कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट है, जिसे नेपट्यून की ग्रेविटी ने पकड़ लिया। वॉयेजर 2 ने ट्राइटन की सरफेस पर एक्टिव गेजर्स भी डिस्कवर किए, जहां से नाइट्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल्स किलोमीटर्स तक ऊपर उड़ते हुए निकाल रहे थे। इस डिस्कवरी ने साबित किया कि ट्राइटन, जो सन से इतना दूर है कि उसकी सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन -235 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है, जो उस वक्त साइंटिस्ट्स के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ट्राइटन की सरफेस का एक हिस्सा, जिसे साइंटिस्ट्स कैंटरलूप टेरेंट कहते हैं, क्योंकि उसकी टेक्सचर एक खरबूजे की सरफेस जैसी दिखती है,
आज तक पूरी तरह समझ में नहीं आया कि वो कैसे बना। वॉयेजर 2 ने यह भी दिखाया कि ट्राइटन अपनी ऑर्बिट में धीरे धीरे नेपट्यून के और करीब आ रहा है, और साइंटिस्ट्स का अंदाज़ा है कि लाखों साल बाद ट्राइटन नेपट्यून की ग्रेविटी की वजह से टूटकर शायद एक नया रिंग सिस्टम भी बना सकता है, बिल्कुल जैसे सैटर्न के रिंग्स कभी बने थे। नेपट्यून के रिंग्स का भी वॉयेजर 2 ने पहली बार डिटेल्ड स्टडी किया। ज़मीन से की गई ऑब्जर्वेशंस में ये रिंग्स इनकम्प्लीट आर्क्स जैसी लग रही थीं, मतलब लगता था कि ये पूरी सर्कल नहीं बनाती बल्कि सिर्फ कुछ हिस्सों में मौजूद हैं। वॉयेजर 2 ने क्लोज से देखकर कंफर्म किया कि नेपट्यून के रिंग्स असल में पूरी हैं, लेकिन उनमें कुछ हिस्से इतने ज़्यादा डेंस थे और बाकी इतने कम डेंस थे कि अर्थ से सिर्फ वो डेंस हिस्से ही नज़र आते थे, जिससे लगता था कि ये आर्क्स हैं। यही वो मोमेंट था जब वॉयेजर 2 ऑफिशियली इंसानियत का सबसे बड़ा अचीवमेंट बन गया जो कोई एक स्पेसक्राफ्ट अचीव कर सकता था। आज तक वॉयेजर 2 वाहिद स्पेसक्राफ्ट है जिसने सोलर सिस्टम के चारों गैस जायंट प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून सबको क्लोज से एक्सप्लोर किया है। वॉयेजर 1 ने सिर्फ 2 देखे। कोई भी दूसरा मिशन, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, अभी तक दोनों, 3 या चारों प्लैनेट्स तक नहीं गया। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि क्या अगला सिमिलर प्लैनेटरी अलाइनमेंट 92वीं सदी में न आएगा। नेपट्यून फ्लाईबी के बाद वॉयेजर 2 का भी रास्ता सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ मुड़ गया, बिल्कुल वॉयेजर 1 की तरह, लेकिन दोनों का एग्जिट रूट बिल्कुल अलग डायरेक्शन में था। वॉयेजर 1 ऊपर की तरफ सोलर सिस्टम के प्लेन से बाहर निकला, जबकि वॉयेजर 2 नीचे की तरफ एक दूसरी डायरेक्शन में निकला। ये डिफरेंस बाद में साइंटिस्ट्स के लिए बहुत वैल्यूबल साबित हुआ। वॉयेजर 1, जैसा हमें पहले पता है, 25 अगस्त 2012 को ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ, पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जिसने ये काम किया। वॉयेजर 2 ने यह माइलस्टोन 5 नवंबर 2028 को अचीव किया, यानी वॉयेजर एंड के 6 साल बाद। लेकिन इस डिले का एक फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि वॉयेजर 2 का राउट डिफरेंट था। उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने इंटरस्टेलर मीडियम के थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर किए। इससे साइंटिस्ट्स को हीलियोस्फीयर की बाउंड्री, यानी वो बबल जो सन हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड बनाता है, की शेप और साइज को बेहतर समझने में मदद मिली। 2 अलग डायरेक्शन से कलेक्ट किया गया डेटा एक सिंगल डायरेक्शन से कलेक्ट किए गए डेटा से कई ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि इससे एक 3D पिक्चर बनता है, सिर्फ एक 2D स्लाइस नहीं। इसी वजह से साइंटिस्ट्स वॉयेजर 2 के दिए गए डाटा को इतनी एहतियात से प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि अगली बार जब हमें यूरेनस के बारे में नया डाटा मिलेगा, तब तक शायद कई दहाइयाँ गुजार चुकी होंगी। इस वजह से वॉयेजर 2 की ग्रैंड टूर अचीवमेंट इतनी स्पेशल है। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग सक्सेस नहीं है, ये एक ऐसी टाइमिंग का फ़ायदा उठाना था जो बहुत रेयरली मिलता है, और जिसे अगर 1970s में मिस कर दिया जाता तो आने वाले कई जनरेशन्स तक वापस नहीं मिल सकता था। नासा के इंजीनियर्स ने इस विंडो को पहचाना, इस पर काम किया और इस मौके को पूरी तरह यूज़ किया, और यही वो फैसला था जिसने वॉयेजर 2 को ह्यूमैनिटी का सबसे दूर और सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स तक पहुंचने वाला एम्बेसडर बना दिया। यहाँ कुछ आम सवालत का जवाब भी दे देते हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं। क्या वॉयेजर 2 भी वापस आ सकता है जैसे वॉयेजर 1 नहीं आ सकता? नहीं, वॉयेजर 2 के साथ भी वही बात है। न उसके पास इतना फ्यूल है, ना ही इस तरह का डिज़ाइन है कि वो अपना रास्ता बदलकर सोलर सिस्टम की तरफ वापस आ सके। वो हमेशा के लिए डीप स्पेस की तरफ ही ट्रैवल करता रहेगा। क्या वॉयेजर 2 किसी दूसरे स्टार सिस्टम के करीब से गुजरेगा? अंदाजा है कि तकरीबन 40,000 साल बाद वॉयेजर 2 एक स्टार के करीब से गुजरेगा जिसका नाम रॉस 248 है, लेकिन वहाँ भी करीब का मतलब कई लाइट ईयर्स की डिस्टेंस है। क्या वॉयेजर 2 की कोई फ़ोटोज़ भी हैं जैसी वॉयेजर 8 की? पेल ब्लू डॉट। वॉयेजर 2 के कैमरास भी 1999 में नेपट्यून फ्लाईबाय के बाद बैंड कर दिए गए थे, ताकि पावर और मेमोरी दूसरे ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बचाया जा सके। इस वजह से वॉयेजर 2 के पास वॉयेजर 1 जैसी
कोई आइकॉनिक लास्ट फोटो नहीं है, लेकिन उसकी यूरेनस और नेपच्यून की तस्वीरें आज तक इन दो प्लैनेट्स की सबसे डिटेल्ड इमेजेस में शामिल हैं। क्या होगा जब दोनों स्पेसक्राफ्ट का पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? कम्युनिकेशन हमेशा के लिए बैंड हो जाएगा, लेकिन दोनों स्पेसक्राफ्ट फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। वो बस साइलेंटली अपनी रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस में ड्रिफ्ट करते रहेंगे, पोटेंशियली लाखों सालों तक, क्योंकि डीप स्पेस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्हें तबाह कर सके। ना हवा, ना फ्रिक्शन, ना इरोजन। सिर्फ उनकी आवाज़ खामोश हो जाएगी, लेकिन उनका सफ़र नहीं रुकेगा। आज जब हम रात को आसमान देखते हैं तो हम उरानस और नेपट्यून को सिर्फ छोटे से डॉट्स की तरह देख सकते हैं, टेलीस्कोप्स के थ्रू भी। लेकिन उनके बारे में जो भी डिटेल्ड नॉलेज हमारे पास है, उनके रिंग्स, उनके मून्स, उनके मैग्नेटिक फील्ड्स, उनकी एटमॉस्फेयर की तस्वीरें, वो सब सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट की देन है जो आज से 47 साल पहले लॉन्च हुआ था और जो अभी भी इतनी दूर से हमें सिग्नल भेज रहा है। वॉयेजर 1 की अपनी जगह है। वो पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो सोलर सिस्टम से बाहर निकला, और ये खुद में एक हिस्ट्रिक अचीवमेंट है। लेकिन अगर हम पूरे सोलर सिस्टम के एक्सप्लोरेशन की बात करें तो वॉयेजर 2 ही वो स्पेसक्राफ्ट है जिसने हमें हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के सबसे दूर, सबसे कम समझे जाने वाले कोनों तक पहुंचाया। एक मिशन जो शुरू में सिर्फ 2 प्लैनेट्स के लिए प्लान हुआ था, वो आखिर में 4 प्लैनेट्स, उनके 2 से ज़्यादा नए मून्स और एक पूरी नए अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सोलर सिस्टम का सोर्स बन गया। इसका एक और पहलू भी है जो बहुत लोग नहीं सोचते। वॉयेजर 2 की वजह से ही आज तक उरानस और नेपट्यून के बारे में टेक्स्ट बुक्स लिखी जा सकती हैं, साइंस क्लासेस में पढ़ाया जा सकता है और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा सकती हैं जिनमें एक्चुअल क्लोजअप इमेजेस दिखाई जाती हैं, ना कि सिर्फ आर्टिस्ट के बनाए हुए इम्प्रेशंस। अगर वॉयेजर 2 का ट्रेजेक्ट्री थोड़ा भी डिफरेंट होता, या अगर स्पेसक्राफ्ट यूरेनस या नेपट्यून तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाता, तो आज भी हमारे पास इन 2 प्लैनेट्स के बारे में सिर्फ टेलीस्कोप से ली गई धुंधली तस्वीरें होती, जैसा प्लूटो के बारे में 2015 से पहले था, जब तक न्यू होराइजन्स वहां नहीं पहुंचा। तो अगली बार जब कोई वॉयेजर की बात करे तो याद रखिएगा, वॉयेजर 1 पहला था जो सोलर सिस्टम से बाहर निकला, लेकिन वॉयेजर 2 वो स्पेसक्राफ्ट है जिसने पूरे सोलर सिस्टम को उसके सबसे दूर कोनों तक हमारे लिए खोल दिया। एक ऐसी अचीवमेंट जो शायद अगली 2 सदियों तक किसी और मिशन से रिपीट ना हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके ख्याल में वॉयेजर 2 की सबसे बड़ी डिस्कवरी कौन सी थी? यूरेनस का टिल्टेड मैग्नेटिक फील्ड या ट्राइटन के एक्टिव गेजर्स? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग स्पेस कहानी के साथ।